नमस्कार, स्वागत है आपका अजीत अंजुम जी के प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं नीलू व्यास। 1 अगस्त 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा फैसला सुनाया जो कि सामाजिक और जो राजनीतिक परिदृश्य है वो उससे बदल सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जितने भी राज्य हैं वो अब कोटा विद इन कोटा एससी और एसटी की जो कैटेगरी है उसके लिए इंप्लीमेंट कर सकते हैं, यानी कि कोटा विद इन कोटा, कोटा के अंदर कोटा को सारे राज्य लागू कर सकते हैं। ये एसटी और एससीज की जो कैटेगरी है, यानी कि सब कैटेगराइजेशन के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ कर दिया। और जब इस फैसले के जरिए उन्होंने अलाउ किया तो 2004 का जो फैसला था उसको एक तरीके से ओवरटर्न कर दिया गया। अब इस फैसले के बाद काफी हड़कंप मच गया है। कई लोग इसका स्वागत कर रहे हैं, कई लोग इसका विरोध कर रहे हैं। राजनीतिक परिदृश्य भी बदल रहा है, जहां पर आप अगर एलजेपी को देखें, रामविलास पासवान की जो पार्टी थी, जो चिराग पासवान चला रहे हैं, उन्होंने कहा कि इस फैसले का मैं रिव्यू पिटिशन फाइल करूंगा। उधर टीडीपी जो कि बीजेपी का घटक दल है, उसने कहा कि नहीं, इस तरीके के फैसले का स्वागत होना चाहिए। मायावती ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और कहा कि ये तो बिल्कुल इमरजेंसी जैसी स्थिति है एससी और एसटीज के लिए। तो इसको लेकर काफी बवाल मचा हुआ है। चंद्रशेखर आजाद वो भी इसका काफी विरोध कर रहे हैं। तो इसको लेकर विरोध क्यों हो रहा है? अगर 6-1 से ये पूरा जो मेजॉरिटी जजमेंट आया, जिसमें जस्टिस बेला त्रिवेदी जो सुप्रीम कोर्ट की जानी मानी जज है, उनका एक डिसेंटिंग नोट था, बाकी सभी जजों का ये मानना था और उस पर आम राय थी एक तरीके से 6 जजेस की कि इस सब कैटेगरी को, यानी कि एसटी और एससी के सब कैटेगराइजेशन को सभी राज्यों को लागू करना चाहिए, ताकि जो एससी एसटी कैटेगरी में जो असमानताएं हैं कुछ कुछ वर्गों में, उस असमानता को पाटा जा सके। अब इसको लेकर बवाल क्या है, इसके सारे पेचीदे पॉइंट्स क्या हैं, आज उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ जाने माने सोशल एक्टिविस्ट, पॉलिटिकल साइंटिस्ट योगेंद्र यादव जी जुड़ रहे हैं। योगेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और आपने इस पर एक लेख भी लिखा था, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग सर इस फैसले को समझने में उनको थोड़ा सा मुश्किलें हो रही हैं कि आखिर ये फैसला कहां पर लाकर खड़ा करता है। जहां तक समाज का सवाल है, जहां तक एससी और एसटी की कैटेगरी के लोग हैं उनके लिए, जहां तक राज्य हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ये पूरा परिदृश्य कैसे बदलेगा। तो अगर मैं बस शुरुआत करना चाहूं उस सवाल से कि इस पूरे फैसले को आपने कैसे समझा है, फिर मैं आगे इस चर्चा को आगे बढ़ाऊंगी। जी सर। शुक्रिया नीलू जी। ये बहुत बड़ा फैसला है और मेरा संयोग ये रहा कि पिछले 15-20 साल से मैं इस केस से जुड़ा रहा। हालाँकि मुझ पे डायरेक्टली लागू नहीं होता, लेकिन पंजाब और हरियाणा के वाल्मीकि समुदाय, जो कि सफाई कर्मचारी पेशेगत रहे, परंपरागत रूप से रहे, उनके संगठनों के साथ आदि धर्म समाज करके एक संगठन है, उसके साथ मेरा जुड़ाव रहा है। और उसके माध्यम से मैंने इस समाज की परिस्थिति को देखा और उस कोण से मैंने इस सारे मामले को समझा है। इसलिए मैं सच कहूँ तो जब ये जजमेंट आया, मेरी पहली प्रतिक्रिया खुशी की थी। आह! अंततः न्याय हुआ। लेकिन उसे फिलहाल बाजू में रख दीजिए। शुरुआत हम करते हैं हकीकत हिंदुस्तानी समाज की। देखिए, हमारे समाज में ऊँच-नीच है, इसमें तो हर एक को पता है। अब पेच ये है कि ऊँच-नीच के भीतर भी ऊँच-नीच है। मतलब कि ऊँचे में, अगड़े में पिछड़ा भी है, पिछड़े में अपेक्षाकृत अगड़ा भी है, दलित में अगड़ा तो नहीं है, लेकिन दलित में दलित है, अत्यंत दलित है, महादलित। तो आज से 75 साल पहले आरक्षण की व्यवस्था शुरू चली, बेहद ज़रूरी थी। हमने कहा कि समाज के 2 बड़े वर्ग हैं, एससी, एसटी, जिनके साथ ऐतिहासिक अन्याय हुआ है, उनको आरक्षण की व्यवस्था मिलनी चाहिए। आरक्षण के अलावा और भी बहुत कुछ होना चाहिए था, जो हमने कभी नहीं किया 75 साल में। इसलिए ले-दे के सारी सामाजिक न्याय की बहसें अब केवल और केवल आरक्षण के बारे में होती हैं, क्योंकि सबको पता है कि और किसी चीज़ से तो कुछ होना जाना है नहीं। कुछ भी मिलना है तो इसी से मिलना है, इसीलिए उसकी बारीक पेच पे बहसें। अब 30, 40, 50 साल तक आरक्षण चलने के बाद भीतर ये एक आवाज उठी कि भई इसका फ़ायदा तो कुछ खास वर्गों को मिल रहा है, कुछ खास जातियों को मिल रहा है। और अनेक ऐसी जातियां हैं जो कि इसके लाभ से मोटे तौर पे वंचित है ना। अब इसके पीछे कोई षड्यंत्र नहीं है, ऐसा नहीं है कि उसमें जो ऊपरी वर्ग थे वो दूसरों को धक्का दे रहे थे, बाहर निकाल रहे थे, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन इतिहास में जब आरक्षण आया
उस वक़्त कुछ जातियाँ थी जिनके पास शिक्षा के अवसर थोड़े बहुत मिले थे उनको। कुछ थे जो कि अभी भी उससे 50 साल दूर थे। तो जब दरवाज़ा खुला तो दरवाजे के सामने जो खड़ा था, वो ज़ाहिर है सबसे पहले वो अंदर आ गया, बाकी लोग पीछे रह गए। ये सवाल सन 1980-90 के अंदर उठने शुरू हो गए। हरियाणा और पंजाब दोनों राज्यों में, जो एक बिल्कुल सिंपल बात है जो हमारे ज़्यादातर श्रोता समझ सकेंगे। अगर मैं 2 जातियों का नाम लूँ, मोटे तौर पे 2 बड़ी जातियाँ, एक है जो कि रविदासी, चर्मकार, जाटव, अलग-अलग नाम से बोला जाता है इस जाति को। अ, राजस्थान में मेघवाल कहा जाता है, अलग-अलग नाम से है। लेकिन ये जो जाति थी, ये छुआ-छूत की शिकार थी। लेकिन अंग्रेजों के वक़्त में इस जाति में थोड़ी बहुत जागरूकता आई थी, थोड़ी-सी शिक्षा आई थी। इसलिए जब आरक्षण के दरवाजे खुले, तो अधिकांशतः इसी समाज के लोग एमएलए, एमपी बने, इन्हीं लोगों को शिक्षा मिली, इन्हीं के आईएएस अफ़सर बने, यही आगे बढ़े। दूसरा बड़ा समाज आप लीजिए जिसे वाल्मीकि समाज कहते हैं। वाल्मीकि, मेहतर अलग-अलग नामों से बोला जाता है, जो परंपरागत रूप से सफाई पेशा कर्मचारी थे। सफाई करना, मैला उठाना जिस समाज का परंपरागत व्यवसाय है। अब वो शिक्षा से इतने दूर थे कि किसी भी तरह के जो अवसर थे, वो उस समाज को नहीं मिले। ना शिक्षा आई, ना शिक्षा नहीं आई तो अवसर नहीं आए, उसका एक इंटेलेक्चुअल क्लास नहीं बना और इनमें बहुत अंतर बना। ये मैं केवल एक उदाहरण दे रहा हूँ। इस तरह का पूरे प्रदेश में आपको मिल जाएगा। महाराष्ट्र में महार और मांग का अंतर मिल जाएगा आपको। अ आंध्र प्रदेश में माला-मादिगा का अंतर मिल जाएगा। आपको अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग नाम से ही अंतर है, अलग-अलग समुदाय। मतलब दलित के भीतर थोड़ा-सा ऊपर और थोड़ा-सा ऊपर नहीं, ऊपर और नीचे का अंतर स्थापित हो गया। उसके चलते ये माँग आई कि भई अब हमें कैसे मिलेगा? तो फिर कई राज्यों ने ऐसे कानून और नियम बनाने शुरू किए कि ठीक है, दलित कोटा के अंदर आपको आपकी आबादी के अनुरूप एक छोटा-सा कोटा अलग दे देते हैं, जो कि ओबीसी में हमेशा हो रहा। कोटा विद इन कोटा ओबीसी के लिए सन 1960-65 में शुरू हो गया। बिहार में लागू हो गया था, कर्नाटका में लागू हो गया था। लेकिन एससी-एसटी में बहुत लेट शुरू हुआ, 1990 के दशक में शुरू हुआ। लागू तो हो गया, लेकिन ये मामला कोर्ट में गया और 2004 में सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया और कहा कि ऐसी कोई भी कोशिश असंवैधानिक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल। ये चेन्नैया जजमेंट कहा जाता है, जिस नाम से केस हुआ था। उसमें उन्होंने ऐसा जजमेंट दे दिया असंवैधानिक, जिसका मतलब है पंजाब, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, बिहार इन सब राज्यों ने महादलित के लिए जो कोई भी नियम और स्कीम बनाई थी, उनके लिए जो कोटा बनाया था, वो सब रद्द हो गए। इस वक़्त से मैंने इस केस को जानना शुरू किया और इन सब साथियों ने मुझे बताना शुरू किया कि ये क्या हो रहा है? कैसा सुप्रीम कोर्ट जजमेंट दे सकता है कि सब समाज के बिल्कुल आखिरी पायदान पे खड़े लोगों को कुछ देने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने पाबंदी लगा दी है। तो फिर ये मामला और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था, अब आप क्या कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को पलटने का एक ही तरीका है कि सुप्रीम कोर्ट की हायर बेंच इस पे जजमेंट दे। तो ये मामला पिछले 20 साल से लंबित था, इसमें कई पेच आए, वो सब आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, पर अंततः 20 साल बाद सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों के ऊपर 7 जज बैठे और उन्होंने 6-1 की मेजॉरिटी से स्पष्ट कह दिया कि नहीं, 20 साल पहले जो फैसला हुआ था गलत है। और वो फैसला ये कहता है जी, याद रखिए, सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा है कि आपको एससी-एसटी को 2 या 3 हिस्सों में बाँटना पड़ेगा, ये नहीं कहा है। उन्होंने केवल ये कहा है कि अगर आप बाँटना चाहें, अगर उसके तर्कसंगत आधार हो, तो आप बाँट इसका सब कोटा बना सकते हैं, इसमें कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बंदिश नहीं। दूसरी बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है कि ये काम सिर्फ केंद्र सरकार ही नहीं कर सकती, ये काम राज्य सरकार कर सकती है। अब तक राज्य सरकारों को कोई अधिकार नहीं था ये काम करने का, वो कहा है। और कहा है कि ये चीज़ तर्कसंगत आधार पे करनी होगी, ऐसा नहीं कि जिसका मन आया उस किसी जाति को एक कोटा में डाल दिया, उसके लिए सब कोटा बना दिया। ये नहीं, आपको तर्कसंगत प्रमाण देने होंगे इसके बारे में, ये कहा है। एक और चीज़ कही है जिसके बारे में स्पष्ट नहीं है कि वो कोर्ट का ऑर्डर है या नहीं। वो ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट के सामने सवाल था नहीं, लेकिन 7 में से 4 जज ने उस सवाल पे फैसला सुना दिया है जो सवाल केस का था नहीं। और वो ये है, उन्होंने कह दिया है कि इसके साथ-साथ आपको एससी-एसटी में क्रीमी लेयर को बाहर रखना होगा।
अब हुँ, तक केवल ओबीसी के मामले में क्रीमी लेयर, तो क्रीमी लेयर का मोटे तौर पे मतलब ये कि उसमें जो प्रिविलेज्ड लोग हैं, जो ऊपरी तबके के लोग, उनको आपको बाहर रखना। तो इसको लेके सारी बहस है। मेरी अपनी समझ है, जो मैंने कहा कि अ, भारतीय समाज की बिल्कुल अंतिम पायदान पे खड़े वर्गों के लिए एक रास्ता खोला गया है। पहला हमारा पहला प्रतिक्रिया तो सर झुकाने की, स्वागत करने की होनी चाहिए कि 70 साल के बाद हुआ है, बहुत अच्छी बात। दूसरी प्रतिक्रिया ये है, इसमें कुछ अभी भी कमियाँ हैं, इसमें कुछ शरारत की गुंजाइश है, जिसको बंद करना होगा। तो ये और दोनों दोनों को जी, सर मैं ये एक-एक करके ही समझूँगी। आपने कहा कि कुछ शरारत की गुंजाइश है और कुछ और भी कमियाँ हैं जहाँ पर छेड़छाड़ हो सकती है। तो एक-एक करके पूछते हैं कि आपको इस फैसले में ऐसा क्यों लग रहा है कि इसमें लोग छेड़छाड़ कर सकते हैं या किसी तरीके की कोई कमी है जिसका नाजायज़ फ़ायदा उठाया जा सकता है? तो वो क्या बिंदु हैं आपको जो नज़र आ रहे हैं? छेड़छाड़ की 2 गुंजाइश हैं। एक तो गुंजाइश ये है कि जब एससी-एसटी का सब कोटा बनाया जाएगा अलग-अलग राज्यों में, तो ज़ाहिर है बनाएगी सरकार, ज़ाहिर है सरकार किसी पार्टी की होगी, पार्टी देखेगी कि मुझे किसका वोट मिला था, किसका नहीं मिला था। जैसा कि बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में किया है, यादवों का वोट नहीं मिलता, अच्छा यादवों की एक अलग कैटेगरी बना दो, बाकी सबको दूसरी कैटेगरी में डाल दो, है ना? ये सब या यादव को किसी उसके साथ डाल दो जो कि उसको फ़ायदा नहीं लेने देगा। ये सब खेल खेलने की गुंजाइश रहती है। इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट काफ़ी अच्छा है। जस्टिस चंद्रचूड़ ने स्पष्ट लिखा है कि ये एक रैशनल तरीके से हो, रैशनल एम्पिरिकल एविडेंस बेस्ड तरीके से हो। ये आप आर्बिट्रेरी तरीके से नहीं कर सकते। लेकिन जब होगा तब देखा जाएगा। और इसमें एक खतरा ये है कि आपने मान लीजिए शेड्यूल कास्ट के कोटा को उत्तर प्रदेश में 2 हिस्सों में बाँट दिया। अब जो ऊपरी वाले हैं उसमें तो आपको कैंडिडेट मिल गए, जो निचले वाला कोटा है, उसमें हो सकता है आपको कैंडिडेट ही ना मिले। जब आप खास तौर पे अगर आप मेडिकल कॉलेज के सुपर स्पेशलिटी डॉक्टर को ढूँढ रहे हैं, वो तो आपको इस वर्ग में मिलेंगे ही नहीं। तो फिर उसका फ़ायदा उठा के कहा जाएगा नो कैंडिडेट फाउंड सूटेबल, तो चलिए अब इस पोस्ट को अनरिज़र्व कर दें। तो और ये कोई संभावित खेल नहीं है, बिल्कुल पुराने खेल। अ, आरक्षण को गच्चा देने के लिए, आरक्षण को साइड स्टेप करने के लिए पता नहीं कितने-कितने खेल इजाद किए गए हैं। और इतना सड़ा हुआ दिमाग है इस देश के जो सत्तावान वर्ग हैं, कि वो बिल्कुल दबे पिछड़ों के विरुद्ध ऐसे-ऐसे षड्यंत्र कर सकते हैं। तो एक ये खतरा है। दूसरा खतरा है ये जो क्रीमी लेयर की बात आई है इससे। सच कहूँ तो मैं इसके पक्ष में नहीं। मैं ये भी कहूँ कि ओबीसी के बारे में जब क्रीमी लेयर की अवधारणा आई, तो मैंने उसका विरोध नहीं किया था। क्योंकि मैंने कहा था, हमारे तमाम साथियों ने किया था, मैं जानता हूँ मेरे तमाम दोस्त आज भी मुझसे नाराज़ रहते हैं इस बात पे। लेकिन मेरी मान्यता थी कि कोई भी सामाजिक न्याय की स्कीम हो, उसमें ये स्पष्ट होना चाहिए और दिखना चाहिए कि किसी भी प्रिविलेज्ड व्यक्ति को इसका फ़ायदा नहीं मिल रहा। और इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने क्रीमी लेयर जब बनाया, शब्द मुझे पसंद नहीं है, लेकिन ये कहना कि हाँ, ओबीसी को फ़ायदा मिलेगा, लेकिन ओबीसी में जो मेरे जैसे लोग, मैं अपना ही नाम लेता हूँ, अगर मेरे बच्चों को आरक्षण मिलता है तो बहुत अन्याय की बात होगी ना, ये तो कोई न्याय नहीं है। क्योंकि मेरे बच्चे किसी भी तरह की शैक्षणिक अयोग्यता या पिछड़ेपन से के दंश का शिकार नहीं, है ना? तो ज़ाहिर है ऐसे लोगों को बाहर रखने की कोई व्यवस्था होनी चाहिए। कोर्ट ने बनाई, मैंने मोटे तौर पे उसका हालाँकि वो उन्होंने केवल आर्थिक आधार पे बनाई जो मुझे अच्छी नहीं लगी। और वो आर्थिक आधार इतना नीचा रखा गया कि उसमें कई लोग बिना वजह लपेटे में आ जाते हैं उसके। नहीं, आधार लेकिन ये ये होना जो एक चीज़ जो और भी है कि ये फैसला आ गया, ये दोनों पॉइंट्स जो आपने बताए बहुत लॉजिकल पॉइंट्स हैं। लेकिन आपको नहीं लगता कि इस फैसले में कहीं न कहीं शायद सुप्रीम कोर्ट से अब ये चूक हुई या नहीं ये कहना तो मुश्किल है, लेकिन क्या क्वांटिफ़ाई करने का तरीका भी इस 7 जजों की बेंच को बताना चाहिए था। अब ऑलरेडी एक पॉलिटिकल नैरेटिव चल रहा है कि भाई कास्ट सेंसस होना चाहिए। कितने एससीज़ हैं, कितने ओबीसीज़ हैं, कितने एसटीज़ हैं, उसको क्वांटिफ़ाई किया जाए। अब क्वांटिफ़ाई करने का कोई रैशनल नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है, कोई तरीका नहीं है और ऐसे में अब ये जो सब कैटेगरी है, इसको कैसे आइडेंटिफ़ाई करेंगे लोग? ये राज्य सरकारों के ऊपर दबाव होगा या फिर ये वॉलंटरी होगा, भाई कोई राज्य सरकार करेगी, कोई नहीं करेगी। इस लेजिस्लेशन को कैसे एनैक्ट किया जाएगा ये? नीलू जी, अभी तक जो मैं कह रहा था वो था ओबीसी के बारे में क्रीमी लेयर के पक्ष में क्यों मैं रहा।
मेरी अपनी मान्यता है कि उसको सीधे उठा के एससी पे लागू कर देना सही नहीं। क्योंकि ओबीसी में तो क्रीमी लेयर है। क्रीमी लेयर मतलब मलाई की एक परत। हाँ, चाय जब हम चाय पीते हैं तो चाय में कभी-कभी हल्की-सी ऊपर एक झिल्ली-सी बन जाती है। उसको आप मलाई की परत नहीं कह सकते। चाय में मलाई की परत नहीं बनती, चाय में एक झिल्ली-सी बनती है जिसको आप निकाल के चाय से बाहर कर देते हैं, है ना? मलाई की परत वो होती है जब वो दूध को आप फ्रिज में रखते हैं ना, खास तौर पे भैंस के दूध को जब आप फ्रिज में रखते हैं, फुल क्रीम मिल्क को रखते हैं, तो वो जो ऊपर में लेयर बनती है वो मलाई की लेयर। दलित समाज में आज की तारीख में वो चाय वाली झिल्ली ज़रूर है, कोई मलाई की परत है नहीं। तो ये मान लेना कि क्रीमी लेयर बन चुकी है दलित समाज में, मेरे को अभी तक यकीन नहीं होता, कम से कम मुझे अपनी आँख से दिखाई नहीं देता। क्योंकि क्रीमी लेयर का मतलब होगा एक ऐसा नेटवर्क, एक ऐसा पूरा समाज के भीतर एक ऐसा समाज, जो जो इतने प्रिविलेजेस एन्जॉय करता हो, जिसका स्टेटस इतना है कि सैकड़ों साल का जातीय विद्वेष और तिरस्कार वो मिट गया। ऐसे मुझे दिखाई ऐसे 1-2 परिवार दिखाई देते हैं, दिल्ली में दिखाई देते हैं, बड़े-बड़े शहरों में दिखाई देते हैं ऐसे दलित परिवार। लेकिन वो परिवार है, वो अभी नहीं समाज लेकिन की लेयर नहीं बनी। अगर आप ये कह रहे हैं कि ओबीसी पर ही ये लागू नहीं होता क्रीमी लेयर उस ढंग से जैसे होना चाहिए था और आपने कहा कि आपको नहीं दिखता है, तो फिर एससी और एसटी पर इसको अप्लाई करने के लिए जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भई उनको भी बाहर रखा जाए, तो फिर ये कितना फेयर या अनफेयर होगा आपके हिसाब जी, से जो मैं क्रीमी वही वही मैं लेयर कह रहा हूँ कि ओबीसी पर लागू होने का एक आधार है, लेकिन जिस तरीके से अप्लाई किया गया वो शायद अच्छा नहीं। लेकिन एससी पर तो मुझे उसका आधार दिखाई नहीं देता, क्योंकि एससी के केस में तो उस तरह की अभी क्रीमी लेयर बनी ही नहीं है, पहली बात। दूसरा एक तकनीकी कारण है। तकनीकी बात ये है कि ये मुद्दा जैसे मैंने शुरू में कहा, ये मुद्दा कोर्ट के सामने था ही नहीं। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जब भी कोई केस होता है, तो उसमें पहले इश्यूज फ्रेम किए जाते हैं। यानी कि कोर्ट मुकदमे की शुरुआत में ही कह देता है कि ये 4 सवाल हैं, 6 सवाल हैं जिनका हम उत्तर देंगे। वकीलों को कह देता है कि अब आप इस पे तैयारी करके आइए। इस केस की शुरुआत में क्रीमी लेयर का सवाल उन मुद्दों में था ही नहीं। बाद में जजेस ने उठा के दे दिया जजमेंट। अब उसमें मेरा प्रश्न ये है कि अगर ये मुद्दा नहीं था, तो मुझे तो इस पे जवाब देने का मौका भी नहीं मिला ना। अब जस्टिस जस्टिस चंद्रचूड़ का जजमेंट, वो इस सवाल पे एक शब्द नहीं कहता, क्योंकि उनको लगता है कि जो फ्रेम इश्यू नहीं है, इस पे मुझे जवाब देने की ज़रूरत ही नहीं। तो ये तो फिर फेयर जजमेंट नहीं हुआ ना, अगर आपने मेरे को मौका नहीं दिया। मेरे वकील को पता भी नहीं था कि ये सवाल पे आप उत्तर देने वाले हैं। नहीं तो मैं भी अपनी एविडेंस पेश करता ना। ये बिल्कुल। दूसरी दिक्कत है। और तीसरा ये है कि इसमें भी सबसे ज़्यादा वही खुराफात की गुंजाइश है। और खुराफात की गुंजाइश इसलिए है कि जो ऊँचे लेवल के जॉब होंगे, जैसा मैंने कहा साइंटिस्ट का जॉब, सुपर स्पेशलिटी डॉक्टर का जॉब, टॉप लेवल पे आईएएस के इन सब चीज़ों के जॉब्स जो हैं, वहाँ ले देकर ये तथाकथित क्रीमी लेयर के लोग ही हैं जो कि उसके लिए एलिजिबल होंगे, और कोई तो आएगा कहाँ से, है ना? तो जैसे ही आपने इनको इनएलिजिबल बना दिया, इसका मतलब है कि अब तो आपको दलित कैंडिडेट ही नहीं मिलेगा, है ना? और फिर आप आराम से हाथ झाड़ लेंगे, कहेंगे नॉट फाउंड सूटेबल, चलो अब दूसरे को लाओ, अब इसको अनरिजर्व्ड करो। इसलिए मैंने 2-3 बात कही है इसके बारे में। नंबर 1, इसकी सीरियस जाँच होनी चाहिए, या इसका कम से कम क्राइटेरिया इतना ऊपर रखें। ओबीसी के लिए आप क्राइटेरिया ये रख सकते हैं कि ठीक है, जिसके पास पैसे हैं, वो अपनी जातीय पिछड़ेपन से कुछ हद तक मुक्त हो चुका है। लेकिन दलित के लिए क्राइटेरिया ये नहीं हो सकता। दलित के लिए क्राइटेरिया ये होगा, क्या आपके पास ऐसा सामाजिक रुतबा आ गया है, जिससे सैकड़ों साल का सामाजिक बहिष्कार जो उससे उसको मिटाने की स्थिति में आप आ गए हैं। जिस दिन आप किसी ड्राइंग रूम में जाते हैं, आप सड़क पे जाते हैं, किसी की हिम्मत नहीं कि आप पे उँगली उठा के कुछ बोल सके। ये बहुत बड़ी बात है इस देश में। आज भी दलित आईएएस अफ़सर के खिलाफ जातिगत अन्याय, विषमता और टीका-टिप्पणियाँ होती हैं। आज भी करोड़ों, अरबों रुपयों के मालिक दलित उद्योगपतियों के बारे में उनके खिलाफ तमाम तरह की बातें कही जाती हैं। उनको बाहर रखा जाता है इन सब चीज़ों से। तो जब ये साबित हो जाए कि भई हाँ, फलाँ व्यक्ति, फलाँ परिवार इससे मुक्त हो चुका है, उसको आप क्रीमी लेयर कह दीजिए, लेकिन क्रीमी लेयर की लिमिट
की का कसौटी बहुत ऊँचा रखना पड़ेगा आपको। नंबर 2, अगर ये करते भी हैं, अगर रखना है क्रिमिलेयर तो आप उसको एक्सक्लूड मत कीजिए, उसको लाइन के अंत में खड़ा कर दीजिए। मतलब ये कि सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर की पोस्ट निकाली, 10 डॉक्टर की पोस्ट है, मुझे नॉन क्रीमी लेयर से 2 ही कैंडिडेट मिले, 2 कैंडिडेट 8 पोज़ीशन खाली हैं। तो उस 8 में अब आप ये बाकियों को कहना कि अच्छा तुम तो क्रीमी लेयर हो, तुम तो अनरिज़र्व्ड में जाओ, नहीं। उन 8 को अब एलिजिबल होना चाहिए। उनको आप डिप्रायोरिटाइज़ कर दीजिए, उनको एक्सक्लूड मत कीजिए। ये दोनों चीज़ों की ज़रूरत है, नहीं तो मेरे मन में यही डर है कि इसका मिसयूज़ हो सकता है क्योंकि इस देश की जो जातीय सत्ता के लोग हैं, उन्होंने इस तरीके से मतलब मैं आपको कभी स्टोरी सुनाऊं और आप दलित साथियों की कहानियां सुनिए यूनिवर्सिटीज में उनके साथ क्या क्या होता है, आईएएस में प्रमोशन के वक्त क्या क्या होता है, हर इंस्टीट्यूशन में क्या क्या खेल खेले जाते हैं, तो रोना आएगा आपको इंसान अगर आप। तो इसलिए ऐसी किसी भी तिकड़म को हमें पहले से फोर्सी करके रोकना होगा, नहीं तो इस तिकड़म का शिकार हो सकती है। नहीं, लेकिन योगेन जी, जो अब ये फैसला आया है, क्या खुराफात हो सकती है, कहाँ पे छेड़छाड़ हो सकती है, ये आपने समझाया। लेकिन जो अब इसको लेकर जो पॉलिटिक्स है, अब फॉर एग्ज़ाम्पल चिराग पासवान का ये कहना है कि वो तो रिव्यू पिटिशन फाइल करेंगे, वो इस जजमेंट से खुश नहीं है। मायावती का कहना है कि ये एससी-एसटीज़ के खिलाफ ये तो इमरजेंसी जैसी स्थिति है। अब इसके पीछे का क्या लॉजिक है? जो लोग इसको अपोज़ कर रहे हैं इस समय और इसको लेकर काफ़ी सोशल मीडिया पर हड़कंप भी मचा हुआ है, ट्रेंड्स अलग-अलग चलाए जा रहे हैं, उसका कारण क्या है और क्या ये एक नए मूवमेंट को जन्म दे सकता है? अब दुर्भाग्यवश नीलू जी, इस देश में जब आप पूछते हैं कि कौन व्यक्ति क्या बोल रहा है, उसके साथ में अगर आप ये भी पूछ लें कि वो बोलने वाले की जाति क्या है, तो आपको 80% केस में उत्तर मिल जाता है। और ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है इस देश का। रिव्यू पिटीशन दाखिल करना किसी का भी अधिकार है। चिराग पासवान जी को ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए, मेरा भी अधिकार है तो उनका भी अधिकार है। लेकिन कई बार ऐसा जैसे इसका केवल विरोध ही नहीं हुआ है, इसका बहुत स्वागत भी हुआ है कई जगह पे। जो मादिगा का संगठन है, उसने स्वागत किया है। वाल्मीकि समाज के जितने भी संगठन हैं, वो हाँ, खूब स्वागत करें। अब दिक्कत ये है कि उनको फ्रंट पेज हेडलाइन नहीं मिलता और हुँ, यही तो असली दिक्कत है, जिसके लिए किया गया है। वो आज इस स्थिति में भी नहीं है कि उसके पक्ष में बयान देके फ्रंट पेज पे छपवा सके, तो उसका बयान नहीं छपता है। लेकिन वो और यही दिक्कत है, उसके पास आज वो आवाज़ नहीं है। तो इसीलिए मैं कहता ज़रूर और कुछ लोगों ने बहुत अच्छा प्रिंसिपल स्टैंड भी लिया है। हैदराबाद यूनिवर्सिटी का अम्बेडकर स्टूडेंट एसोसिएशन है, जो कि जिसमें अधिकांश लोग माला वर्ग के हैं शायद। लेकिन उन्होंने प्रिंसिपल स्टैंड लिया है कि ये चीज़ सही है, हम इसका समर्थन करते हैं, लेकिन क्रीमी लेयर का विरोध करते हैं इत्यादि। तो प्रिंसिपल स्टैंड लेने वाले भी हैं। दुर्भाग्यवश ज़्यादातर जगह पे प्रिंसिपल स्टैंड की बजाय आपको जातीय स्वार्थ नज़र आएगा और ये मेरा इस चीज़ से मुझे पीड़ा होती है, मेरा अनुरोध भी रहता है। देखिए अ अगर नीलू व्यास आरक्षण के पक्ष में बोलती हैं, तो कोई एकदम नहीं कह सकता कि अच्छा नीलू व्यास को इससे फ़ायदा होगा, है ना? पर अगर योगेंद्र यादव आरक्षण के पक्ष में बोलता है, तो लोग कहेंगे अच्छा, अच्छा तुम्हें इसका फ़ायदा मिला होगा, अच्छा तुम्हारे बच्चों को फ़ायदा मिलेगा इत्यादि। तो अ, वो मैं एक मेरी सैद्धांतिक स्थिति है, एक प्रिंसिपल के पक्ष में खड़ा हूँ या कि मैं अपने स्वार्थ के पक्ष में खड़ा हूँ, ये किसी को समझ नहीं आएगा। ये पता तभी लगेगा अगर हरियाणा के यादव और गैर यादव समाज के बीच क्या रिश्ता है, उसका सवाल उठे और उसमें योगेंद्र यादव गैर यादव समाज के पक्ष में भी बोलने की हिम्मत करे, अगर वो उनका पक्ष सही है, तब पता लगेगा कि आप दरअसल न्याय के पक्ष में खड़े हैं, आप केवल अपने जातीय स्वार्थ के पक्ष में नहीं खड़े। जो बात मैंने अपने उदाहरण से कही, वो बात दलित समाज पे भी लागू होती है, दलित नेताओं पे भी लागू होती है, दलित बुद्धिजीवियों पे भी लागू होती है। जब कुछ तरह के तर्कों का ये कहना कि इमरजेंसी जैसी स्थिति आ गई है, तो मायावती जी अगर उत्तर प्रदेश के वाल्मीकि समाज के लोगों से पूछें कि क्या भाई तुम्हें ये जजमेंट जेल जैसा लगता है, जेल से मुक्ति जैसा दिखाई देता है, तो शायद उनको उत्तर मिल जाएगा। और उन जैसी बड़ी नेता मायावती जी देखिए वोट में भले ही कम हो गई हों, लेकिन वो इस देश के दलित समाज की बहुत बड़ी आइकॉन, और जब एक ऐसा आइकॉन इस तरह की बात कहता है, तो वो बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात होती है। बाकी सब लोग जो बोल रहे हैं बुद्धिजीवी हैं, मगर याद रखिए
मैं उन सब नहीं, से लेकिन यही अनुरोध मायावती करना के डर का चाहता हूँ। कारण क्या है? योगी जी, मायावती अगर ये डर कर और जैसे भी उन्होंने ये बयान दिया कि ये तो इमरजेंसी है बिल्कुल एससी-एसटीज़ के साथ, तो ये बयान के पीछे का उनका क्या लॉजिक है? वो क्या आपके हिसाब से उनकी नीयत क्या है? अगर उन्होंने इस तरीके का बयान उनकी दिया? नीयत तो मैं पढ़ने वाला कौन होता हूँ, उनका तर्क ये है कि ये समाज को तोड़ेगा, इससे जो बात कुल मिला के कही जा रही है, जो एक संदेह है वो ये है कि ये जजमेंट सामाजिक न्याय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का स्टेटमेंट है। मुझे इस बात में कोई तर्क दिखाई नहीं देता क्योंकि जब मैं जस्टिस चंद्रचूड़ के तर्कों को पढ़ता हूँ, तो दरअसल मुझे तो लगता है कि सामाजिक न्याय की अवधारणा को वो 2 कदम आगे लेके जा रहे हैं। इस जजमेंट में जस्टिस चंद्रचूड़ ने सब्सटेंटिव इक्वालिटी की बात की है। जो मुझे लगता है कि जो कृष्णा अय्यर जी का जजमेंट था टॉमस वाले केस में, उसके बाद से बहुत बड़ा आगे का कदम इस जजमेंट में हुआ है क्या है कि 7 जजों में से एक जज हैं पंकज मित्तल जी। उन्होंने कुछ ऐसी टिप्पणियाँ की हैं जो कि वर्ण व्यवस्था के पक्ष में हैं, ये सब हैं। लेकिन बाकी 6 जज का कतई मानना नहीं है। बेला त्रिवेदी जी भी जिन्होंने डिसेंटिंग जजमेंट दिया है, उन्होंने भी ऐसी कोई बात नहीं कही। दरअसल ये जजमेंट भारत की सामाजिक न्याय के पक्ष में जो न्यायपालिका खड़ी रही, उसको एक कदम आगे ले जाने वाला है, 2 कारणों से। पहला तो ये कि अब उन्होंने कहा है कि हम दलित में भी महादलित को देखेंगे, अच्छी बात है। दूसरा कि उन्होंने जजमेंट में एक नहीं कई जगह पे जस्टिस चंद्रचूड़ ने, आप जस्टिस गवई का जजमेंट देख लीजिए, कई जगह पे उन्होंने ये कहा है, उन्होंने कहा कि आरक्षण के खिलाफ क्या-क्या साजिश इस देश में होती है, कैसे हमें उससे बचना चाहिए, किस तरह से स्टिग्मेटाइज़ किया जाता है कोटा वाले विद्यार्थियों को। और ये जो सब्सटेंटिव इक्वालिटी की प्रिंसिपल जस्टिस चंद्रचूड़ ने बताया, यानी कि इक्वालिटी ये नहीं होती कि 2 बच्चे दौड़ रहे हैं, एक नंगे पाँव दौड़ रहा है, दूसरा बच्चा एथलेटिक्स के स्पाइक्स वाले जूते लेके दौड़ रहा है और आप दोनों को कहें इक्वालिटी है, दोनों दौड़ दो बेटा। इक्वालिटी उस दिन आती है जब आप नंगे पाँव वाले के पाँव में भी जूता दे देते हैं। उसके पाँव में जूता देना कोई दया नहीं है, दक्षिणा नहीं है। वो इक्वालिटी के लिए ज़रूरी है, सब्सटेंटिव इक्वालिटी चाहिए। तो ये जो सब्सटेंटिव इक्वालिटी की उन्होंने प्रिंसिपल रखा है, ये इस देश में सामाजिक न्याय के लिए आगे चल के बहुत उपयोगी प्रिंसिपल होगा। इसलिए हुँ, ये मानने का कोई आधार नहीं है कि ये जजमेंट कुल मिला के सामाजिक न्याय विरोधी है, कुल हुँ। मिला के आरक्षण विरोधी है, कतई नहीं है। आरक्षण का बहुत गजब समर्थन में ये जजमेंट आया है। अब ये है कि अ, हो सकता है मायावती जी की राजनीति के लिए उपयोगी ना हुँ। हो। अब ये कहना कि जो चीज़ मायावती जी को सूट नहीं करती वो दलित विरोधी है और देश विरोधी है, ये तो ठीक बात नहीं है ना। नहीं, और लेकिन दूसरा ये जो तर्क दलित जी। लीडर्स जो अब जैसे मायावती जैसे लोग हैं जो इसको अपोज़ कर रहे हैं और उनका ये मानना है कि ये ठीक नहीं है, तो क्या इनको ये डर है कि अब इनका जो वोट बैंक है, जैसे जाटव्स का था, वो और तितर-बितर हो जाएगा? जब सब कैटेगराइज़ेशन होगा तो जो बची-खुची उनकी जो राजनीतिक ज़मीन है, क्या वो भी उनको खोने का डर है और इस वजह से वो अपोज़ कर रही हैं? नहीं, तितर-बितर तो नहीं होगा मगर ये ज़रूर है कि देखिए, अगर एक बहुत ही छोटी नज़र से देखें इसको, शॉर्ट साइटेड तरीके से देखें, तो इसमें कोई शक नहीं है कि अगर उत्तर प्रदेश में आरक्षण का लाभ किसी एक छोटे वर्ग को मिलता था, अनुपात से ज़्यादा, तो उसको अपने अनुपात में आएगा तो उसे कुछ महसूस तो होगा। अगर आप और मैं दोनों 3 कुर्सियाँ लेके बैठे हुए हैं और कोई कहे कि भैया 2 कुर्सियों में बैठ जाओ, तो शुरू में थोड़ा हमें तकलीफ तो होगी ना इस बात की। जो इस देश के अपर कास्ट को हमेशा रही है। इस देश की 20% लोग इस देश की 80% कुर्सियों पे बैठे रहे और उनको जब भी कहा जाता है कि नहीं थोड़ा-सा एडजस्ट कर लीजिए ना, 50% में काम चला लीजिए ना, तो कितना तकलीफ होती है उनको। तो वही कुछ बात है जो मायावती जी कह रही हैं, मुझे तो उसमें वो चीज़ दिखाई देती है। और ये जो दूसरा तर्क बार-बार दिया जाता है कि इससे दलित समाज की एकता टूट जाएगी, मुझे ये तर्क भी स्वीकार नहीं। इसलिए कि वो एकता तो है नहीं। मैं इस समाज में 15-20 साल से घूम रहा हूँ। एक ब वाल्मीकि समाज के बारे में तो निश्चित मैं कह सकता हूँ, बाकी भी कुछ-कुछ से मेरे को मिलने का मौका मिला है। इस समाज के लोगों में जितना गुस्सा है, जितना एक असंतोष है, वो आज का नहीं है, 25 साल से, 20 साल से आपने उसके ऊपर कॉन्स्टिट्यूशनल ढक्कन लगा रखा। वो ढक्कन अब खुला है, उनके लिए साँस लेने की जगह तो ये कहना कि इससे एकता टूट जाएगी, वो एकता नहीं थी। आप वोटों में ही देख लीजिए, उत्तर प्रदेश का जो जाटव समाज है और वाल्मीकि समाज 2 अलग-अलग जगह वोट देते हैं ये लोग और इसी असंतोष की वजह से अलग-अलग वोट देते हैं।
तो एकता बनाने का अवसर आया है। और वो ये कि अगर आज मायावती जी, चंद्रशेखर आजाद, इस तरह के नेता खड़े होके बोले कि हाँ, हमारे कुछ दलित समाज में कुछ दूसरे लोगों के साथ पूरा न्याय नहीं हुआ। आज मैं आपके साथ खड़ा हूँ। जैसे राम मनोहर लोहिया जो जाति से बनिया थे, उन्होंने इस देश में जाति के सवाल और जातीय अन्याय के सवाल को उठाया। वो इस देश की एकता बनाने का काम था। इस तरह से अगर मायावती जी आज उस सवाल को उठाती हैं, चंद्रशेखर आजाद उस सवाल को उठाते हैं, तो वो दलित समाज में सच्ची एकता बनाने की कोशिश। तो मैं तो उन्हें आमंत्रित करना चाहूंगा कि आप एकता का सूत्रपात कीजिए। आपके इन बयान देने से एकता बढ़ेगी नहीं, इससे एकता घटेगी। इससे रिजेंटमेंट बढ़ेगा, इससे गुस्सा बढ़ेगा, असंतोष बढ़ेगा, द्वेष बढ़ेगा, और ये भावना मेरी तुम्हारी वाली जो भावना है वो ज्यादा मजबूत। लेकिन योगेन जी, जैसे कि बिहार ने एक महादलित कैटेगरी इंट्रोड्यूस की थी 2007 में, उसी तरीके से तमिलनाडु का मैं देख रही थी कि अरुण तातियार जो कैटेगरी थी वो उसके उन्होंने उसके लिए क्रिएट किया, 2009 में एक सब कैटेगरी क्रिएट की। तो क्या आप सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद जितने भी राज्य हैं उन पर ये मैंडेटरी हो जाएगा कि इस तरीके की वो सब कैटेगरी एससी और एसटी के लिए वो क्रिएट करें? क्या अब ये लीगल जी नहीं, बाइंडिंग है? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं होगा। जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है वो केवल और केवल इतना कहता है कि इस पे जो कॉन्स्टिट्यूशनल बंदिश लगाई हुई थी वो उठा ली। अब ओके। हर राज्य को अपना अलग फैसला करना पड़ेगा। अगर कोई राज्य सरकार समझती है कि हमें दो हिस्से करने की कोई जरूरत नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई बंदिश नहीं है इसके बारे में। अगर कोई राज्य सरकार कहती है कि जरूरत है, तो अब उस पे जो लगी हुई पाबंदी थी वो उठ गई। बस इतना ही हुआ है। नहीं, आपने लेकिन अरुंधति जी। जी। हाँ, लेकिन जो पॉलिटिकल कमिटमेंट होगा पॉलिटिकल पार्टीज का कि वो कितनी कमिटेड है टुवर्ड्स एससीज एसटीज, तो क्या उसका अब एक इंडेक्स नहीं बन गया कि ठीक है, आप अगर उसके लिए एक लेजिस्लेशन लेकर आएंगे या उसको एनैक्ट करेंगे तो आप ज्यादा पॉलिटिकली कमिटेड लगेंगे टुवर्ड्स एससी एसटीज, और जो सरकारें नहीं करेंगी तो जाहिर सी बात है कि फिर उनके बारे में यही बात होगी कि वो कमिटेड नहीं है। तो क्या ये एक पैमाना होगा जो तो पॉलिटिकल अच्छी बात है, कमिटमेंट? इसमें क्या बुरा है? इसमें क्या बुराई की बात है? आपने अरुंधति आर का जिक्र किया। तमिलनाडु में ये वहां के जो समाज के बिल्कुल सबसे निचले तबके हैं उनमें से है। ये फिर वो सामाजिक जिसे जिसके जो अस्वच्छ काम से जिसको जोड़ा जाता है, मेरी आंख के सामने आंकड़ा है। हम्म। तमिलनाडु में जाति है समस्त जितने भी शेड्यूल्ड कास्ट हैं। अब मैं सेंसस का आंकड़ा पढ़ रहा हूँ क्योंकि सेंसस का आंकड़ा उपलब्ध है। ऐसी एक गलतफहमी लोगों के मन में हो गई है कि जब तक कास्ट सेंसस नहीं होगा तब तक हमें कुछ पता ही नहीं लगेगा। ये ज्यादातर लोग भूल जाते हैं कि जहां तक एससी और एसटी का ताल्लुक है उनका कास्ट सेंसस हर बार होता है। पूरे आंकड़े उपलब्ध हैं, इस वक्त मेरी आंख के सामने है 2011 के आंकड़े। तमिलनाडु में तमिलनाडु में अगर आप 10,000 शेड्यूल्ड कास्ट को देखें तो उनमें से 417 हैं केवल जिनके पास ग्रेजुएशन या उससे ऊपर की डिग्री है, मतलब 4.17%। अब ये चीज जो पल्लन करके है, आदि द्रविड़ है, इनमें 450 से अधिक है। ये जो अरुण हथियार है उनमें 256 है, वो 450, ये 256। और वहीं पे एक और उससे मिलता हुआ समुदाय है चकलियान जिसको बोलते हैं, जहां सिर्फ 137। और मदारी समुदाय है वहीं दलितों में जो केवल 97 है, मतलब 1 से 4 का रिश्ता है। अब जाहिर है, अब कोई उनसे वोट मांगने जाएगा तो वो कहेंगे कि अच्छा अब आपको तो सब कोटा करने की परमिशन हो गई ना, आप बनाइए ना। हम्म। इसमें क्या बुरी बात है? यही तो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में होता है, यही तो होना चाहिए, है ना? हम्म। अब दूसरे राज्यों की स्थिति देखिए, जब आंकड़ों की हम बात कर रहे हैं। मैं आपको पंजाब का आंकड़ा बता रहा हूँ, जहां से सारी बात शुरू हुई और पंजाब से केस आया है। पंजाब में जो रविदासी समुदाय कहलाता है, जो इधर दूसरी तरफ जाटव कहलाता है, उस समुदाय में 305 लोग हैं 10,000 में से, यानी कि 3.05%, जो कि ग्रेजुएट्स। इसी को आप वाल्मीकि में देख लीजिए, जो कि सफाई कर्मचारी है, वो 126, वो 306, ये 126। और वहीं मजबी देख लीजिए तो वो केवल 61। अब 1 और 5 का अनुपात है। अब इतनी बड़ी इनइक्वालिटी को तो आप कभी ना कभी तो एड्रेस करेंगे ना, कब तक आप इसके लिए आंख मूंद के बैठे रहे? और अभी नहीं, तो मैंने आप लेकिन बिहार की स्थिति तो आपको बताई नहीं। बिहार की स्थिति देख के तो हर हिंदुस्तानी का सर शर्म से झुक जाना चाहिए। जी। बिल्कुल नहीं, लेकिन जो अब ये जो
इंडिया अलायंस का जो नैरेटिव है कि भाई हमें सोशल जस्टिस करनी है, कास्ट सेंसस लाना है, बार-बार राहुल गांधी ने भी इस बात को किया। तो क्या ये जो फैसला है डज इट बिकम अ फिट केस फॉर ब्रिंगिंग इन कास्ट सेंसस? और बीजेपी ने तो अभी अपना स्टैंड भी बहुत ज्यादा क्लियर नहीं किया है इस जजमेंट को लेकर कि भाई क्योंकि साउथ में वो इसके लिए बैटिंग करती है, नॉर्थ में उनको इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। तो अब बीजेपी क्या करेगी और अब कास्ट सेंसस का जो पूरा नैरेटिव है ये अब आगे कैसे बढ़ेगा इस फैसले के बाद? अब बीजेपी क्या करेगी ये तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन मोटी चीज जरूर कह सकता हूं कि देखिए, ये जो सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर कहा है कि आरक्षण से संबंधित कोई भी फैसला एविडेंस बेस्ड होना चाहिए। एविडेंस कुछ है, कुछ नहीं। जैसे मैंने अभी कहा, एससी एसटी का कास्ट सेंसस हमेशा हुआ है, तो इसलिए किसी भी राज्य की, किसी भी एससी एसटी जाति की शैक्षणिक आर्थिक स्थिति क्या है, उसका आंकड़ा आपको अगले 10 मिनट में मिल सकता है। ये है आंकड़ा ऑलरेडी। लेकिन क्या नहीं है, उनका सरकारी नौकरी में क्या रिप्रेजेंटेशन है, इसका आंकड़ा नहीं। शैक्षणिक इंस्टीट्यूशंस में उनकी क्या स्थिति है, ये आंकड़ा नहीं। और इसके बगैर काम नहीं चलेगा। तो जिसे हम कास्ट सेंसस कह रहे हैं, वो केवल इसका मतलब ये नहीं कि सेंसस में कास्ट का इंक्लूजन हो जाए और सभी जातियों का हो। क्योंकि हमारे पास एक और आंकड़ा नहीं है, वो ये है कि इस देश के जो जो प्रिविलेज्ड हैं, जो अपने आप को जनरल कहते हैं, यानी कि हिंदू अपर कास्ट जिनको बोला जाता है, उनकी शैक्षणिक स्थिति, क्योंकि हमारे पास बेंचमार्क नहीं, हम किस चीज से जज करें, वो मिलना चाहिए। तो मैं समझता हूं कि हालांकि प्रिलिमिनरी क्लासिफिकेशन करने लायक आंकड़े ऑलरेडी हैं एससी एसटी के केस में, वहां आपको नए ढूंढने की जरूरत नहीं। ओबीसी में प्रॉब्लम है, बाकियों में नहीं है। एससी एसटी में अगर आपको किसी भी राज्य में क्लासिफिकेशन करना हो, कौन ऊपर कौन नीचे, उसका बेसिक बेसलाइन आंकड़ा उपलब्ध है, आज भी है, आज ही किया जा सकता है। लेकिन उसको ठीक ढंग से करने के लिए, खासतौर पे सरकारी नौकरियों में क्या अनुपात है, वो करने के लिए आपको सेंसस की जरूरत है। और दूसरा, ये जो लार्जर इंपेरेटिव है, पूरे समाज की शैक्षणिक स्थिति क्या है, हर जाति की शैक्षणिक आर्थिक स्थिति क्या है, वो जानने के लिए जातीय आरक्षण की जरूरत है। तो इस मायने में ये जजमेंट जो है, वो जातीय आरक्षण के केस को पहले से ज्यादा मजबूत करता है। लेकिन ये जो बात राहुल गांधी कहते रहते हैं कि भाई जो ब्यूरोक्रेसी है उसमें कितने एसटीज हैं, कितने एसटीज हैं, कितने ओबीसीज हैं, जो ये बात बार बार निकल कर आती है कास्ट सेंसस को लेके, तेजस्वी यादव भी कहते हैं। तो वो फिर कैसे उसको डिफरेंशिएट करती है जो बात ये लोग कह रहे हैं? अरे सही बात कह रहे हैं, यही बात पेरियार कहते थे, यही बात लोहिया पूछते थे, यही बात अमेरिका के अंदर ब्लैक्स पूछते हैं, और यही बात इस दुनिया की सारी फेमिनिस्ट लोग पूछती हैं। क्या बुरी बात है सवाल पूछने में? कि भाई क्या सिर्फ आदमी बैठ के ज्ञान देंगे क्या? औरत कुछ बोल नहीं सकती क्या? और अगर रेसेस पे बात करनी है तो सिर्फ क्या व्हाइट लोग ही ज्ञान दिया करेंगे साउथ अफ्रीका में भी? क्या ब्लैक्स के पास बुद्धि नहीं है क्या? और ये सवाल इस देश के बजट के बारे में भी पूछा जाएगा। हलवा कौन बनाता है, कौन बाँटता है, किसे बाँटता है? ये तो बहुत बड़े सवाल हैं, पूछे जाने चाहिए। बस इसमें करते वक़्त इतनी सावधानी ज़रूर बरतनी चाहिए कि हम ये ना मान लें कि हर व्यक्ति अपनी जात से कंडीशन्ड होता है। जैसा मैंने कहा, रामन और लोहिया खुद बनिया थे, लेकिन बोले ना वो इन सवालों पे। कितने लोग बोलते हैं, किशन पटनायक कायस्थ बिल्कुल। थे, लेकिन वो बोले ना इन सवालों पे। तो हर व्यक्ति को हम इन चीज़ों पे रिड्यूस ना कर दें, ये ना मान लें कि चूँकि आप जाति से फलाँ हैं इसलिए आपका ओपिनियन ऐसा होगा ही होगा। ये मानने में दिक्कत होती है, और इस बहाने बाकी चीज़ों को हम दबा ना दें, बाकी दूसरे सवाल भी हैं। लेकिन ये एक सवाल है, पूछा जाना चाहिए, इसमें कोई शर्मिंदगी की बात नहीं है, और ये देश को पीछे ले जाने वाला सवाल नहीं है, देश को आगे ले जाने वाला सवाल है। बस एक आखिरी सवाल डॉक्टर यादव की, अब जो पॉलिटिकल पोस्चरिंग करेंगी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जो राजनीति है खासकर भारत की, वो कैसे अब चेंज होएगी इस फैसले के बाद? सभी पार्टीज की मैं बात कर रही हूँ, चाहे वो बीजेपी हो चाहे फिर विपक्ष की जो इंडिया अलायंस की पार्टीज हैं, उनका सवाल है वो अब किस तरह से इस फैसले के बाद आगे की राजनीति करेंगी? और सोशल इंजीनियरिंग जिसकी बात होती है चुनाव में कि देखिए हम अलग अलग सबकास्ट को रीच आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, उस नजरिए से राजनीति कैसे बदलेगी? पहला, हर पार्टी को इसके बारे में स्टैंड लेना पड़ेगा। तेलुगु देशम ने ले लिया है,
कर्नाटका और आंध्र प्रदेश के कर्नाटका और तेलंगाना के कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों ने भी इसके पक्ष में ले लिया। हालाँकि कांग्रेस पार्टी ने अभी तक ओवरऑल स्टैंड नहीं हुँ, लिया है। हुँ, हुँ। बीजेपी नहीं ले रही क्योंकि एनडीए के अंदर 2 फाड़ है इस सवाल के ऊपर। तो सबको इस कठिन सवाल पे एक पोज़ीशन लेनी पड़ेगी, जो बहुत अच्छी चीज़ है। इतने सालों की बनाई हुई चुप्पी तोड़ने पे मजबूर करेगा ये जजमेंट, बहुत अच्छी बात है। दूसरा ये कि देर-सवेर बात अब सिर्फ़ सरकारी नौकरी और इस पे नहीं टिकी रहे। फिर पलट के वो लोग ये भी पूछेंगे कि साहब एमएलए, एमपी सारे किस वर्ग के होते हैं? अगर आप ध्यान से देखें, पूरे उत्तर भारत के एमएलए, एमपी किस वर्ग से आते हैं दलितों के भीतर? एससी रिज़र्व्ड सीट पे कहाँ से आते हैं? आपको उत्तर मिल जाएगा और उत्तर बहुत अच्छा नहीं है। तो ये सवाल पूछे जाएँगे इसके बारे में। तो राजनीति में ये सवाल पूछे जाएँगे और एक तरह से ये मजबूर करेगा देश की राजनीति को देश की सामाजिक हकीकत के नज़दीक आने में, जो बहुत अच्छी चीज़ है। और मामला यहीं पे रुकना नहीं चाहिए, मामला इससे ज़्यादा आगे जाना चाहिए। केवल एससी के वर्गीकरण का नहीं, सवाल दूसरे भी। मुसलमानों के भीतर पसमानदा का सवाल है। दलितों ओबीसी के बिल्कुल, अंदर अति पिछड़े ओबीसी का सवाल है और डीएनटी ये जो घुमंतू समाज जिनको कहा जाता है, जो मेरे को लगता है सचमुच आज के हिंदुस्तान में अभी भी अगर कोई गुलामों की स्थिति में है, तो ये घुमंतू समाज है। तो महादलित का भी महादलित है, जिसको कोई ऑफिशियल रिकॉग्निशन ही नहीं, इनका सवाल आएगा। तो ये सब सवाल अगर उठते हैं, तो हमारी सामाजिक न्याय की राजनीति 2 कदम आगे बढ़ेगी और राजनीति आगे हमेशा मजबूरी से ही बढ़ती है, तो मजबूरी का स्वागत किया जाना चाहिए। चलिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच डॉक्टर यादव फॉर जॉइनिंग ऑन द प्लेटफॉर्म। थैंक यू वेरी मच।